जय हिंद एवरीवन। वेलकम अगेन टू द पेट्रियोटिक आईएएस। इस सेशन में हम आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और उसके अंडर में हम मेजर टॉपिक जो आज का है वो 8 टॉपिक हैं प्रीलिम्स के और मेंस के और जीएस पेपर 1 टू 4 सारे टॉपिक हैं इसमें। तो देखिएगा, पहला टॉपिक जैसे होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तो उसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है इलेक्टोरल रिफॉर्म में, तो ये है, पहले भी काफ़ी आया है। अभी हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से ऑर्डर दिए हैं जिससे कि चेंजेस आए हैं, जैसे क्रिमिनल जो उनका केसेस था उसको एक्सपेडाइट करने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जजमेंट में। और लिली थॉमस केस था, उसमें बोला कि आप नोटा लाइए, फिर बोला कि आप जो एक्सपेडाइट कीजिए जो केसेस हैं एमपीज एमएलए के। तो काफ़ी हैं, हम सब देखेंगे अभी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो अभी इंडिया ईयू के बीच में काफ़ी दिनों से डील चल रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, लेकिन अभी तक रीच नहीं कर पाए थे। उसमें एक क्लॉज है कि डेटा एक्सक्लूसिविटी, अभी कुछ दिन पहले कल ही की न्यूज में ये था कि ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया है, तो इससे इंडियन फार्मेसी को निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसको लेके थोड़ा सा हो हल्ला था, तो इस पे क्लियरिटी आई है कि नहीं, ऐसा हमने मना कर दिया है। इंडिया ने बोला है कि हम ये नहीं देंगे। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से डाटा एक्सक्लूसिविटी एंड कंपलसरी लाइसेंसिंग, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके लिए जानिएगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से इंडिया ईयू रिलेशंस के लिए अच्छा है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे इसी का है, कंटिन्यूटी में चलेगा। हम दोनों आर्टिकल, ये न्यूज़ और ये जो एडिटोरियल है, एक साथ लेंगे। तो अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन आ भी सकता है। कंटिन्यूअसली न्यूज़ में था ये, और कंटिन्यूअसली अभी नहीं न्यूज़ है, 5 साल से न्यूज़ में, 2017 में ये आया था, तभी से ये न्यूज़ में है। इंडोनेशिया मस्ट अवॉइड, इंडोनेशिया में इलेक्शन है, उसको लेके है कि वहाँ प्रेसिडेंट्स के जो कैंडिडेट हैं उन पे ह्यूमन राइट के बहुत से वायलेशंस के पहले ही आरोप लगे हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि उनका कैसा होगा, प्रिडिक्शन ये कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से हल्का सा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेस ऑफ वसीफ एक्ट को लेके काफ़ी सस्पिशन है इसकी, ये सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। अभी हमने देखा कि बहुत से केस आ गए कि मथुरा में है, बनारसी में है, और भी कई जगहों पे, बदायूं में है, तो छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पे कि अभी क्लेम बढ़ने लगा है, केसेस लोअर कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये है कि कितना है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का रोल, कैसे इसको अमेंड करें, क्या लाएं कि ये जो कम्युनिटी का टसल है कि आपका ये मॉस्क हमारा है, टेम्पल हमारा है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाए। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं एआई का, आजकल हम वॉइस क्लोन करवा ले रहे हैं कि जो जिसका डेथ हो गया है, जो लोग नहीं है, या कोई सिंगर है या किसी का भी, उसका हो सकता है, मेरा वॉइस का क्लोनिंग होके आ सकता है लेक्चर। तो ठीक है, इसका एथिकल पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि भाई वो आदमी नहीं है, डेथ है, वो चाहता है, नहीं आता है, उसके नाम पे बना रहे हैं। तो कितना कितना ये मतलब रीजनेबल है, कितना ये जस्टिफाइड है, उसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट बिहाइंड द लद्दाख अनरेस्ट। लद्दाख में डिमांड चल रहा है कि हमें स्पेशल स्टेटस दीजिए, हमें राइट्स दीजिए बाहरियों को आने के लिए, जो आपने अभी दे दिया है फ्रीडम कि आप आके यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ के रिसोर्स ले जाएंगे, यहाँ का जॉब ले जाएंगे। ऑलरेडी उनके पास जॉब की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। तो इसको लेके ये जीएस पेपर 1 में रीजनलिज्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। फिर स्पेशल स्टेटस का जो डिमांड है वो देख लेंगे कि शेड्यूल 6 को थोड़ा सा देखेंगे। पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, कोसोवो को सिजन जोन में लाया गया, तो जानेंगे सिजन जोन क्या है, सेंजन जोन। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से ही, मेनली प्रीलिम्स के, कोसोवो को जो सेंजन जोन में दे दिया गया, वही पूछ सकता है कि अभी रिसेंटली दिया गया, किसको दिया गया है। तो ये ऑल अबाउट। तो स्टार्ट करते हैं पहला न्यूज़ फ्रंट पेज से। तो ये पहला न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट है और इसके बारे में हम बहुत डिटेल से देखेंगे कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे ये वायलेट करता है, कैसे ये जो पार्टी इन द पावर है उसको लॉट ऑफ डोनेशन और लॉट ऑफ पावर दे देता है। ये इसको हम स्टार्ट करते हैं कि स्कीम्स के बेसिक्स से, क्या है इसका स्कीम्स, तो थोड़ा सा समझते हैं बेसिक्स।
इसमें यह है कि जैसे मैं चाहता हूं कि किसी पार्टी को डोनेट करना पैसा, और मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि दे दूं एक पार्टी को। अब वो कोई भी पार्टी हो सकती है, बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, बीएसपी हो सकती है। तो मैंने सोचा बीजेपी को दे देते हैं। ठीक है, बीजेपी को दे दिया। अब डर ये है कि बीजेपी को दे दिया, अब मेरा डिक्लेयर हो गया, सबको पता चल गया कि मैंने बीजेपी को पैसा दिया। अब कांग्रेस का रूल बाद में आ गया, तो क्या करेगा कांग्रेस? मुझसे बदला लेगा ना कि आप तो बीजेपी के सपोर्टर है, मेरा कोई काम होने देगा? नहीं होगा। तो इसी बेसिस पे कहा गया कि जो डोनर्स है उसको एनोनिमस बनाना है, उसको नहीं दिखाना है कि वो किसको कर रहा है। तो उसके लिए हमने कहा है कि एक बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड पे लिखा रहेगा, और ये किसी को बताएगा, बीजेपी या कोई भी वो डिक्लेयर नहीं करेगा किसने किसको दिया है। वो बॉन्ड यहाँ से खरीदेगा, ले जाके दे देगा। अधिक से अधिक एक और चीज है कि यहाँ पे एक एनजीओ बना देंगे या ट्रस्ट जो भी है, उसको ये बॉन्ड दे देंगे और उससे बोल देंगे इसको देना है, तो वो उसको जाके दे देगा। ये है। तो हो गया कि बैंक से पैसे आए और यहाँ पे उन्होंने पार्टी को दे दिया। अब इसको तो नहीं, ये तो बच गया क्योंकि इसको जाने नहीं। अब ये है कि इन लोगों को पैसा मिलेगा कहाँ से आ रहा है? ये जो हम लोग जो आम जनता है जो वोट देने जाएगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा। वोटर्स जो है, वोटर्स वोटर्स को पता चलेगा कि अरे इनको 100 करोड़ 1000 करोड़ मिल गया, लेकिन इनको नहीं पता चलेगा दिया किसने है। अब जो पैसा दे रहा है यहाँ पे, अगर ये बिना बताए दे तो ठीक है, लेकिन अगर ये अब एक कोई कॉरपोरेट है उसको 1000 करोड़ देना है, तो ये ऐसे थोड़ी दे देगा। वो तो जाएगा मिलके एकदम लीजिए, तभी तो होगा। इनको नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉ हटा दिया कि पहले डिक्लेरेशन था, सबको पता चल जाता था। ये चुपके से जाएगा कि आपके लिए 1000 का बॉन्ड लाया हूं, लीजिए। जब सरकार आएगी तो फिर हमारे नाम से माइन पोर्ट जितना भी हो सब हमारे नाम से कीजिएगा, फिर मैं आपको दूंगा। तो ये जो दो का कनेक्शन है वो बन जाएगा और इनके पास जाएगा। वो आम जनता का क्यों सुनेंगे? अब आम जनता तो देख रहा है कि अरे ये तो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इसके नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे, इनके प्रोग्राम पॉलिसी के नाम पे, पर इनका तो पॉलिसी अंदर अंदर किसी और के लिए चल रहा है। तो जो वोटर के साथ अन्याय हो गया ना, दिस इज अनजस्टिस। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि बॉन्ड का जो स्कीम है वो कहा कि इनके पास पैसे हैं, कॉरपोरेट है, पैसे लेके आएंगे मनी, और ये इसको पैसे देंगे। बैंक बोलेगा कि केवाईसी भी दीजिए। अब केवाईसी में नो योर कस्टमर, इनका जो आईडी, ये कौन है क्या है, सब कुछ यहाँ पे बैंक नोट कर लेगा। बैंक क्या करेगा? बैंक इनको जितने पैसे दिए रहेंगे, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़, जितने भी ये दिए रहेंगे उसका बॉन्ड दे देगा। बॉन्ड क्या है? एक पेपर है लिखा हुआ कि इनको मैं 1 करोड़ रुपए ये बॉन्ड वापस जब ये देंगे तो दे दूंगा वापस। ये क्या करेंगे? ये पेपर ले जाके इस पार्टी को कहेंगे कि चुप, अब बिना बताए थोड़ी देंगे, आइडियल कंडीशन है तो इनको दे दें या चुपके से ये जाके ऑफिस में कर दें। अब 1000 करोड़ देना है तो वो पूरा मिलके इनको कहेंगे कि 1000 दे रहा हूं। अब ठीक है, अब ये पार्टी तो पावर में आने वाली है, ठीक है, औरों को नहीं पता चला कि इनको कहाँ से पैसे मिल गए। इनको मिल गए क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं है, ठीक है। अब आगे जब इनके पास बॉन्ड हो गया तो ये बैंक में जाएंगे, अपना बॉन्ड देंगे बैंक को, बैंक इनको पैसे देगा, पैसे बॉन्ड ये देंगे। अब और किसी को नहीं पता चलेगा किसके किसके पास पैसा आ रहा है, लेकिन जो पार्टी पावर में है, जिसकी गवर्नमेंट है, वो जान सकता है इस चीज को। कैसे? कैसे कि स्टेट बैंक जो ऑथोराइज्ड है इसके लिए बॉन्ड इशू करने के लिए, वो स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में, पीएस पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब यही लोग अपॉइंट करते हैं कि कौन इसका मैनेजर, डायरेक्टर सब है। अब ये जो बॉन्ड देगा उस पर नंबर होता है, नंबर और कौन सा केवाईसी था, केवाईसी मैच करा लेगा। अब ये वाला बॉन्ड किस, जो सेम नंबर का बॉन्ड आया वो किस पार्टी से आया, ये इसको पता होगा बैंक को, क्योंकि वो उसके बैंक अकाउंट में पैसे देगा। अब इस बैंक को पता है कि किसने कितने लिए, किस पार्टी को दिए, तो ये इसके आदमी अगर यहाँ पे हैं तो वो बता देंगे कि इसके इससे यहाँ इन्होंने इसके बैंक दिए और ये इन्होंने खरीदा था, कांग्रेस जो बॉन्ड दिया था वो उन्होंने खरीदा था। तो जो पार्टी इन पावर है उसको सब पता रहेगा और किसी को नहीं पता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का जो चैलेंज था, एक था कि आप वायलेट कर रहे हैं
जो राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कौन किसको पैसा दे रहा है वो है पहली बात। दूसरी बात ये चैलेंज था कि आपने जो ये आपका कॉर्पोरेट और इसका बॉन्ड है, इसके कारण डेमोक्रेसी को थ्रेट है, इक्वालिटी ऑफ जो इलेक्शन है वो नहीं होगा, जो पार्टी इन पावर है उसको बहुत ज्यादा डोनेशन मिल सकता है, ये इशू था। तो चैलेंज जो सुप्रीम कोर्ट में गया था 2017 में ही, इतनी जल्दी थी पार्टी इन द पावर को कि उन्होंने बोला कि ये मनी बिल है, मनी बिल करके ही जो इलेक्शन बॉन्ड है उसको करा दिया था, पास करा दिया, क्योंकि वो राज्यसभा का हट जाएगा, राज्यसभा में इनकी तब उतनी मेजोरिटी नहीं थी, थोड़ी दिक्कत थी, सिर्फ पार्लियामेंट लोकसभा में था। तो मनी बिल करके, तो पहला तो चैलेंज यही था कि ये मनी बिल है कि नहीं है, उसका था। दूसरा ये था कि राइट टू जो हमारा इंफॉर्मेशन, अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू जो एक्सप्रेशन है 19(1)(a) के अंडर में, वो वोटर्स का वायलेट हो रहा है कि नहीं। तीसरा था कि क्या हम जो डोनर्स का है उसके लिए अलाउ कर सकते हैं, क्या इसमें है डोनर्स का एनोनिमिटी, डोनर्स का भी तो जान जा रहे हैं ये कि कौन किसको दिया है बैंक के थ्रू, तो डोनर्स का भी एनोनिमस नहीं रह पा रहा है, डोनर्स का भी प्राइवेसी वायलेट हो रहा है। और जो चौथा है कि जो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को ही ये कर रहा है, ये सारे कुछ सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसी को इन्होंने फाइनलाइज करके यहाँ पे बोला है कि ये जो टोटली आर्बिट्री है और ये जो डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर रही है पूरी तरीके से, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, कहा कि ये नहीं चलेगा। तो आज से तो यहाँ पे इन्होंने यही डिस्कशन किया है कि अगर कोई कॉर्पोरेट दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि स्कीम्स एंड प्रीसीडिंग अमेंडमेंट, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ था किस किस लॉ का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट का भी करा था, तो जितने भी एक्ट का, कंपनी एक्ट का करा था, इनकम टैक्स एक्ट से यहाँ पे है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को करा था, सबको चेंज किया था कि कैसे क्या हो, किस वे में देना है, कैश कितना तक देना है, 2000 देना है कि 20,000 देना है। इस स्कीम में बोल दिया था कैश 2000 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, पहले 20,000 था, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में 20,000 ही रह गया था, तो थोड़ा सा मिसमैचिंग भी था। तो यहाँ पे कहा कि ये वायलेटेड द वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल फंडिंग अंडर द आर्टिकल 1A। ओके, फिर इन्होंने कहा कि ये कल्चर ऑफ द क्विड प्रो को बढ़ा देगा कि आप मुझे फंडिंग कीजिए और कोई किसी को तो बताना नहीं है, हम ही आप जानेंगे, फिर चुपके से जब हमारी पार्टी आ जाएगी तो फिर हम जितने भी ब्लॉक हैं, आपके पोर्ट हैं या माइंस हैं, जितने भी कोल है, सब कुछ वो हो जाएगा आपके लिए लाइसेंसिंग। तो यहाँ पे बोला कि ये क्या है, क्विड प्रो को में रूलिंग पार्टी टू इंट्रोड्यूस द पॉलिसी चेंज एंड बैगिंग द लाइसेंस। तो आम जनता जो सोच के देगी कि वोट कि हमारे लिए करेगी, उनका क्यों सोचेगा जो पार्टी रहेगा पावर में, वो तो सोचेगा कि पैसा तो इससे मिल रहा है, और जब पैसा मिल जाएगा तो जनता के लिए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, ये उसको देंगे। सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ही तो परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि सब कुछ अच्छा है, अगर दिखाना चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे दिखा सकते हैं, ठीक है, और जितनी भी गलतियां हैं बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा राज किया था इसलिए, तो वो 50 साल 100 साल वाली तो परसेप्शन तो क्रिएट बहुत इजी है। तो यहाँ पे है, इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज द वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड political equality and captured in the value of the one person one vote की वैल्यू ही नहीं दे गई। यही जो पर्सन है, जो कॉर्पोरेट है, उसका ही तो सब कुछ वो मैटर कर रहा है। कोर्ट डिसमिस द यूनियन गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट दैट द एनोनिमिटी ऑफ द पॉलिटिकल डोनर्स एफर्ड बाय द इलेक्टोरल बॉन्ड इंसेंटिवाइज द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन थ्रू द बैंकिंग चैनल। उन्होंने ये नहीं माना, कहा कि ये तो ऐसे ही है, इसके तो दूसरे भी तरीके हैं जहाँ पे हम डिक्लेरेशन करके भी ये बैंकिंग चैनल का यूज कर सकते हैं। तो ये है, इसी पे एक एडिटोरियल भी है, वो हम देख लेते हैं जल्दी से। एडिटोरियल में भी यही डिस्कशन है कि हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनोनिमिटी of anonymous donation of the high value tend to undermine the electoral democracy and it will bring the quid pro quo culture। ओके, तो यहाँ पे तो सेम चीज यहाँ पे ये बोला है कि the voters right to information and manifestly arbitrary। एक यहाँ पे चेंज
इस स्कीम के थ्रू लाया था कि जो कंपनी होती है वो कितना भी डोनेशन दे सकती है। पहले था कि 7.5% ऑफ द प्रॉफिट को दे सकते थे, अब तो पूरा कंपनी बेच के ही कहेंगे ये इलेक्शन लड़ लीजिए और जब जीत जाइएगा तो पूरा इसका 10 गुना मुझे दे दीजिएगा। तो यहाँ पे ये हटा ही दिया है कि 7.5% का जो था प्रॉफिट आपका अगर 100 रुपये आ रहा है तो उसका 7.5 7.5 ही दे सकते हैं, क्योंकि होता है ना भाई, सब कुछ नहीं दे सकता अगर उसका इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। तो अगर उसको लग रहा है कि वो कंपनी का 10 गुना मिलेगा तभी कंपनी बेच के दे देगा, वो तो कुछ भी करेगा। तो यहाँ बोला कि ये जो है तो एकदम आर्बिट, इसका कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। फिर बोला कि पॉलिटिकल पार्टी कैन बी डोनेटेड पॉलिटिकल पार्टी विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज भी नहीं करना है कि कितना दिया है, वो कितना भी दे सके, प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट है उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो आगे इन्होंने बोला कि ये जो जजमेंट है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसी की कड़ी में एक काफी अच्छा ये जजमेंट है। और पहले का भी इनको जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, उन्होंने बोला कि नन ऑफ द एबव इंक्लूड कराया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था, प्रोटेक्शन गिवन टू द लेजिस्लेचर फ्रॉम द इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑन कन्विक्शन फ्रॉम द क्रिमिनल ऑफेंस, इसको भी हटा दिया था। पहले ये होता था कि जैसे आप क्रिमिनल ऑफेंस हो गया तो तुरंत आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे, अपील करने के लिए टाइम दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या कहा रखा है, अगर तुरंत आपको कन्विक्शन किया गया तुरंत आप डिस्क्वालीफाई हो गए, अब अपील के लिए नहीं हो सकता, जाइए अब आप सजा काटिए। तो ऐसा था। फिर मैंडेटरी डिस्क्लोजर आपकी कितना आपके पास एसेट है, कितना क्रिमिनल आपके केसेज है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जब फॉर्म भरते हैं ना, जब इलेक्शन के पहले, उसमें सब कुछ आप दीजिए। फिर बोला था कि जितने भी एमपी एमएलए हैं उनका जो केसेज है वो तेजी से हो और जल्दी से उनकी सजा दी जाए, ताकि क्लियरिटी आए कि सच में मतलब दिस इज अ पर्सन हु डिजर्व फॉर दैट पोस्ट और नॉट। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट आया था। तो इन सभी एरिया में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहीं ना कहीं काफी बेनिफिशियल रहा है। और यहाँ बोला कि जो आप कह रहे थे कि जो एनोनिमिटी है कि रिवेंज बाद में लिया जा सकता है डोनर्स का, वो उसके लिए तो जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है कि जब भी लॉ बनाया जाता है तो हर लॉ का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, कुछ निगेटिव इंपैक्ट होता है। तो ये देखा जाता है कि जो निगेटिव इंपैक्ट है वो पॉजिटिव इंपैक्ट से कम है कि ज्यादा है। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट से निगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है तो लॉ नहीं बन सकता है, यही अभी तक का रहा है। तो यहाँ पे देखा कि जो निगेटिव इम्पैक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द सिटीजन, जो क्विड प्रो को इनमें कनेक्शन बन रहा है कि पार्टी एंड जो कॉर्पोरेट है ये डेमोक्रेसी को ही पूरी तरीके से धाराशाही कर देगा। तो इन्होंने कहा ये जो फायदा आप दिखा रहे हैं कि इससे ब्लैक मनी ला देंगे, इससे हम जो डोनर्स है उसकी प्राइवेसी को बचा लेंगे, ये सब कुछ नहीं है। ये ज्यादा है कि डेमोक्रेसी को ज्यादा घाटा आ रहा है, ये सब चीजें और मेथड से किया जा सकता है। तो ये आप जो अब डिक्लेयर कीजिए, तो यही है। फिर इन्होंने बोला कि लास्ट वाले पैराग्राफ में कि ये केस तो 2017 से था, तो इसके बीच में जो फायदे हुए जिस पार्टी को, पार्टी इन द पावर, क्या उसका इम्पैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहले अगर ये दे देती या पहले स्टे करा देती तो जो घाटा था वो नहीं लगा होता है। इनके सेंस है कि अभी कल का न्यूज आप देखिएगा, कल के न्यूज में ये आया था कि जो बीजेपी है उसको 90% ऑफ द कॉर्पोरेट डोनेशन मिला है, और इसका डिफरेंस देखिएगा कि उनको मिला है 719 करोड़, और जो दूसरा बड़ी पार्टी है कांग्रेस उसको सिर्फ 79 करोड़, 10 गुने का डिफरेंस है। तो क्या इससे जो घाटा लगा है जिस तरीके से उसका इम्पैक्ट अगर पहले ही स्टे लगा दिया होता सुप्रीम कोर्ट ने तो वो नहीं हुआ होता। So I hope this is clear. This what is the electoral bond, and yes, what are the case was involved, and what is the final verdict of the Supreme Court. Next important news जो हम लेंगे again फ्रंट पेज से ही है। फ्रंट पेज पे इंडिया ईयू के रिलेशन में है। ये थोड़ा सा पुलिकट कहाँ पे है, पुलिकट ये आंध्रा एंड तमिलनाडु के जो बॉर्डर पे है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रामसार साइट भी है। यहाँ से काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, पोल्यूशन के कारण जो है उनका डेथ हो रहा है। जैसे नॉर्दर्न पिंटेल जो ये डक है उसका एक है कि उसका डेथ हुआ है, तो ये है न्यूज़ में, इसीलिए आप पुलिकट लेक को याद रखिएगा। अब ये न्यूज है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया और ईयू के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है दोनों का थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए।
और याद रखिएगा कि अभी भी ईयू सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन है, सबसे लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द इंडियाज एक्सपोर्ट, जो हम भेजते हैं। पता नहीं हम क्या उनको बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हैं, लेकिन है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम ईयू को करते हैं। ईयू हमारा सबसे बड़ा है। तो अभी फ्री ट्रेड के लिए चल रहा है। फ्री ट्रेड में बहुत से इशू है जो फंसा के रखा है, हो नहीं पा रहा है। तो कल परसों के न्यूज में ये था कि इंडिया ने एग्री कर लिया डाटा एक्सक्लूसिविटी पे है। एक डिमांड ये चल रहा है, ईयू डिमांड कर रहा है इंडिया से कि आप डाटा एक्सक्लूसिविटी लाइए। इंडिया कह रहा है कि नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? क्या है ये डाटा एक्सक्लूसिविटी? अगर ये आ जाएगा तो कोई भी न्यू मेडिसिन का अगर प्रपोजल आता है बनाने के लिए, तो इसका ये होता है कि वो 6 साल तक अपना जो फार्मूला है, जो मेथड है, इन्वेंशन जो किया, वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे। वो मेडिसिन बना के 6 साल बेच सकते हैं, 6 साल बाद आएगा। इससे उनको तो फायदा है जो लोग इन्वेंट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में इन्वेंशन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमम ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो यूरोपियन कंट्री, ये अमेरिकन है, कनाडा है, ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें है। इंडियन कंपनी क्या करता है, उसका कॉपी कैट करके वो सस्ता दवा बना लेता है। ये लोग तो इन्वेंशन कर लेते हैं, फिर पैसे बहुत कमाते हैं, उसको एफोर्डेबिलिटी नहीं है। आप सोचिए कि अभी कैंसर का दवा आता है, या जो भी ये लोग दवा बना रहे थे, उसका 1 महीने का कोर्स का 3 लाख 4 लाख था। एक आम जनता जो 10,000 20,000 कमा रहा है, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? तो इंडिया में क्या होता है कि हम हमारे पास एक प्रोविजन है कंपलसरी लाइसेंसिंग, जहाँ यहाँ जहाँ लगता है कि समाज का फायदा देख के, किसी कंपनी के सिर्फ फायदे को न देख के, हम इंडिया के लोकल कंपनी को कहते हैं कि आप दवा बनाइए और सस्ते में बेचिए। तो वो लोग जो पेटेंटेड होते हैं लॉ और जो मेडिसिन होते हैं, उनका यहाँ पे बना के चीप में बेचते हैं, चीप रेट में। और इसीलिए इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि चीप बना के हम अफ्रीका को भी प्रोवाइड कर देते हैं, साउथ अमेरिका को भी प्रोवाइड करते हैं, और एशिया में भी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनके लिए हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी बेनिफिशियल है। और नियर अबाउट जो इसका रोल है, 2.2 लाख करोड़ का शेयर है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है। तो इसी पे चल रहा था। तो हमारे जो ये एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, हमने ऐसे नहीं करा है। वहाँ से प्रपोजल आया था, हमने मना कर दिया। वी रिजेक्टेड देयर डिमांड एंड वी आर विद द जेनेरिक इंडस्ट्री। तो इस पे थोड़ा सा क्लियरिटी आप जानिएगा, ये जानिएगा कि क्या इश्यू है। तो दिस इज ऑल अबाउट। इन्होंने यहाँ बताया कि कहाँ की कंपनियाँ ज़्यादा हैं, जैसे स्विट्जरलैंड इज द होम ऑफ द सेवरल प्रोमिनेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एंड उनका तो यही डिमांड रहता है कि ये लाओ डाटा एक्सक्लूसिविटी। तो यही यहाँ पे बताया कि 6 ईयर वेट करना पड़ता है, कॉपी कैट हम नहीं कर पाएंगे, 6 ईयर इम्बार्गो। तो ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज द कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड व्हाट इज द डेटा एक्सक्लूसिविटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये अजीत पवार की पार्टी को बोल दिया है कि आप ही असली एनसीपी हैं। इन्होंने बोला कि उनका जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो ज़्यादा थे, तो जो डिफेक्शन का है वो फाइनल जो डिसीजन लेते हैं वो स्पीकर लेते हैं, राहुल नार्वेकर हैं न्यूज़ में आजकल, तो इनको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने बोला है कि जो एनसीपी अजीत पवार की अफेक्शन है, उनके पास टोटल 43 मेंबर्स थे, उनमें से 41 इनके पास थे। शरद पवार भले ही उन्होंने बनाया था, पर उनके पास तो 12 ही थे। तो इन्होंने कहा कि जिसके पास मेजोरिटी है वो है। और यहाँ पे कहा कि डिफेक्शन है ही नहीं, क्योंकि डिफेक्शन में ये होता है कि आप पार्टी को छोड़ के जाते हैं। इन्होंने कहा पार्टी में आपस में ही डिस्प्यूट था, इसलिए नहीं है। और वॉल क्लॉक सिंबल है वो दे दिया है अजीत पवार को। तो प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये देखिएगा, ये है पुदलिया छाव। पुदलिया छाव, दिस इज द मॉस्क पहन के, ये एक तरीके से थिएटर होता है, ड्रामेटिकल थिएटर, और ये फोक डांस है, बंगाल से एसोसिएटेड है। तो प्लीज रिमेंबर पुरुलिया छाव, दिस बिलोंग फ्रॉम द बंगाल। आर्ट एंड कल्चर में इसको डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ओके ये सब तो चल रहा है, यस यस, ये देखते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें कुछ कंफ्यूजन है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो जो प्रिवेंट करता है कोई भी रिलीजियस साइट है उसको कन्वर्ट करने के लिए, कि एक रिलीजियन से दूसरे में करे। तो जब 1991 का केस चल रहा था बाबरी मॉस्क का, जो 1980 से ही 85 से स्टार्ट हो गया था, 1991 में जब उसको
यस दैट्स व्हाट द सो मच इंटेंसिफाइड हो गया था, तो गवर्नमेंट को लगा कि कोई ना कोई लॉ लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने लॉ लाया, बोला कि जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, अगर वो मॉस्क है तो मॉस्क रहेंगे, टेंपल है टेंपल रहेंगे, चर्च है तो चर्च रहेंगे, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसकी हिस्ट्री कुछ भी हो। तो उन्होंने एक कट ऑफ डेट रखा कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को जो उसका स्टेटस रहेगा वही माना जाएगा। उसके एक दिन पहले भी अगर तोड़ के बदला हो तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो उसको लेके है कि यस इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हर चीज पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर चीज पे हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर लड़ाई में ही रहेंगे तो फिर अपना बिजनेस अपना ट्रेड ये सब पे कैसे ध्यान देंगे। तो इसीलिए ये लॉ को माना गया कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि ये जो इंडिया डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे तो अब डाइवर्सिटी इतनी है जिसकी कोई हद हिसाब नहीं है, तो अब तो यही लड़ते रहेंगे कि इनका ये है उनका वो है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब इसके बाद वाली जो 1947 के बाद से हम नहीं लेंगे। लेकिन अब राम जन्मभूमि को फिर कैसे ले लिया, तो वो कहा कि वो केस पहले से था, 1947 के पहले से केस था उसमें। इस एक्ट में कुछ कुछ प्रोविजन दिया है कि वो केस 1957 के पहले का नहीं होना चाहिए, 47 57 नहीं 47 के पहले का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज की 1991 के पहले उस पर कोई जजमेंट नहीं आना हो चाहिए। तो बहुत से ऐसे ऐसे उसमें थे, तो इसको लेके कहा गया कि ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वॉग है, बहुत सी चीजें इसमें क्लियर नहीं है। कुछ वॉगनेस तो अभी आ गई जब राम जन्मभूमि का चल रहा था केस, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो भी किसी का असर्टेन नहीं कर सकते हैं जब तक कि कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करे। जैसे उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 3 और 4 ऑफ एक्ट का बोल रहा है कि ये रिलीजियस कैरेक्टर है, तो रिलीजियस कैरेक्टर को भी तो असर्टेन करना पड़ेगा ना। तो इसको लेके और अब हो गया कि अब जो पहले से ही मॉस्क है उसको कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे नेचर ही इसका हिंदू टेम्पल का है। तो ये जो स्टेटमेंट था कहीं ना कहीं इसने चीजों को थोड़ी सी एक निगेटिव ग्रे एरिया में ला दिया है, तो इसको भी इन्होंने बोला है राइटर ने। फिर इन्होंने कहा कि दिस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इम्पोजेज ए नॉन derogable obligation towards the enforcing the commitment to the secularism under the Indian Constitution। ये तो सुप्रीम कोर्ट के उसी जो राम जन्मभूमि के जजमेंट था उसमें तो ये ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने इसको काफी सैंक्टिटी से हेल्ड किया था कि काफी इसका इंपॉर्टेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। तो इन्होंने बोला है कि इसका लेकिन यूज कैसे होगा, क्योंकि अभी जो राइट विंग फंडामेंटलिस्ट है या जो भी राइट विंग के हैं, वो उनका तो यही नारा है ना, अयोध्या तो झांकी है काशी मथुरा बाकी है। तो अब आप दो दे देंगे फिर चाल और आएगा केसेस कि ये भी है ये भी है। तो ये केसेस एक समाज में ऐसे नहीं चल सकती है कि आप जैसे ऐसे यू शुड इंश्योर द माइनॉरिटी दैट यस समथिंग हिस्टोरिकली इनजस्टिस हैज बीन हैपेंड, तो उसको हम परपेचुअल नहीं ला सकते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि वो छोड़िए, बहुत से केस है, बदायूं में एक जामा मस्जिद है उस पे केस कर दिया कि ये पहले टेम्पल था। टीले वाली मस्जिद लखनऊ में है उस पे केस कर दिया। कमल मौला मॉस्क धार में मध्य प्रदेश में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कई केसेज आ गए हैं और कंटिन्यूअसली आए हैं। तो इसको लेके इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ताकि ये सब चीजें नहीं हो। एक चीज एक और डिबेट आ रहा है कि कट ऑफ आपने 1947 क्यों रखा है, 2006 रखना चाहिए था जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, दिल्ली सल्तनत किया था। तो उसके बाद से तो बहुत कुछ हमारे अंडर में आ जाता। तो दिस इज ऑल अबाउट, सो यू शुड नो दैट by anyway the harmony should be there in the society. This is the main thing we should consider. Okay, सेकेंड थिंग इज दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक ये है, तो ये मेनली कह रहा है कि लीगल एजुकेशन अब स्टार्ट हुआ है। ये जो राइटर बोल रहे हैं कह रहे हैं कि पहले इसको इग्नोर किया गया था, क्योंकि इग्नोर क्यों किया, इन्होंने यहाँ पे प्रूफ दिया है कि सिर्फ 2 ही नेशनल जो ये है लॉ कॉलेज है यूनिवर्सिटी है वो टॉप 250 में है, जो एस क्यूएस रैंकिंग है। तो इन्होंने यही बोला, इन्होंने फिर बोला कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करती है इन यूनिवर्सिटीज कॉलेज को उसको हटा देना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना चाहिए था जिसका नाम होना चाहिए था नेशनल काउंसिल फॉर द लॉ लीगल एजुकेशन एंड रिसोर्च। तो यही सब है, इन्होंने बोला कि इसके फायदे होंगे कि जो ग्रेजुएट हैं इसमें से उनको भी होगा, जो हमारी ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्ट्रेंथन होगा, ऑल ये सारी बातें। तो कोई इतना रेलिवेंट नहीं है, बस इतना ही आप जानिए। फिर हम देखते हैं कि इंडोनेशिया में अभी इलेक्शन हुआ है, वहाँ के प्रेसिडेंशियल जो सबसे ज़्यादा दावेदार हैं प्रबो सुबियांतो, और इनको
इनको इनके बारे में है कि एक चांस है कि इनका अथॉरिटेरियन बिहेवियर है, इनके ऊपर जो ह्यूमन राइट वायलेशन का है वो भी आरोप है, लेकिन इनका सोशल मीडिया का आजकल चमत्कार है, इनका इमेज बना के रखा है कि ये फ्रेंडली ग्रैंडफादर फिगर के जैसे हैं, कि बहुत ही अच्छे दयालु प्रवृत्ति के हैं। लेकिन इनपे इनका जो हिस्टोरिकल है कि जब ये जनरल थे आर्मी के, तो ईस्ट तिमूर, AK, जो ये तो इंडोनेशिया में ही है, और वेस्ट पापुआ, इन सभी एरियाओं में काफी ह्यूमन राइट वायलेशन किया था अंडर इनके। तो इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो अगला पैराग्राफ है, उसमें बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, उनकी टेंडेंसी नहीं बदली और वही अथॉरिटेरियन टेंडेंसी आ गई, तो उनके आने के बाद क्या होगा, पहले तो पॉपुलिस्ट मेजर लाएंगे कि ये मतलब ये लो फ्री, वो लो फ्री, उसके बाद प्रॉमिसें होंगी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। जनता का क्या होता है, जनता पहले वेट करती है, आपको जो कहेंगे वो मान लेगी, आपको वोट भी देगी, आपको पावर में लाएगी, लेकिन दिक्कत यह है कि धीरे धीरे जनता को नहीं मिलता है तो वो डिमांड करने लगती है। फिर कहती है कि अब गरीबी हटाओ बोला है तो हटाओ, तो वो विरोध आंदोलन में बदल जाती है। अब जो अगर यहाँ पे डिक्टेटर टाइप का रहेगा तो वो क्या करेगा, फोर्स का यूज करेगा, और ऐसा हो तो सिविल वार के चांसेस होते हैं। तो इंडोनेशिया में ऐसे चांस के माहौल हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसे कंडीशन में जो इंडोनेशिया इस समय की एशिया टाइगर, ग्रेट टाइगर इकोनॉमी के अंडर में आ रहा है, काफी अच्छा ग्रोथ रेट है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट दिस एडिटोरियल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो वॉइस है उसका क्लोनिंग कर लेंगे, और क्लोन करके अगर मैं नहीं भी यहाँ पे हूँ तो मेरी आवाज में कोई वो जो आवाज मेरे जैसा आएगा, मेरे जैसा पिक्चर भी आएगा, और वो क्लास ले रहा रहेगा, उसको सिर्फ लिख के दे देना ये बोलना। तो इसके को लेके अभी इसका प्रैक्टिकल यूज हुआ है कि गानों में एक सिंगर है, दो सिंगर है, बाम्बा बंकिया एंड साहुल हमीद, इन लोगों का वॉइस यूज हुआ है। मूवी का नाम है जैसे कि यस, अभी किस मूवी का नाम है, द सॉन्ग थिमिरी ये जूदा, ओके। तो ये सॉन्ग यूज हुआ है, और जो हमीद है उनका डेथ हो चुका था 1998 में ही। तो अब यहाँ पे उनके वॉइस का यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आदमी नहीं है लेकिन उसका वॉइस आप यूज कर रहे हैं, तो एक तो उसका कंसेंट नहीं, वो क्या चाहता था पता नहीं, ऐसा गाना गाना चाहता था कि नहीं, लेकिन आप तो यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका तो आप, वो तो नहीं है ना, तो वो नहीं बता सकता, रहता तो केस यूज करता। तो ये सब चीजें कि कहीं ना कहीं इसका जो एथिकल यूज है वो सही है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि इस पैराग्राफ में बोला नहीं, टेक्नोलॉजी है अगर सही तरीके से यूज करे तो सही है, बुरे तरीके से यूज करे तब खराब है ना। जैसे उन्होंने कहा कि एटॉमिक बम है, जैसे एटॉमिक एनर्जी आई थी, एटॉमिक जो टेक्नोलॉजी आई थी, तो उससे हम एनर्जी भी बना सकते थे, बम भी बना सकते थे, हमने बम बना के विस्फोट कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसको वेपन बना लिया तो मिसयूज है। लेकिन आज एनर्जी बना के कितनों को बिजली दे रहे हैं, लाइफ इजी कर दिया कि नहीं। तो यहीं पे कह रहे हैं कि सॉन्ग अगर अच्छे तरीके से किया जाए, जैसे कि जो उनके घर वाले हैं उनको कंपनसेट कर दें, उनको बता दें कि हम सॉन्ग बता दें, उनका कंसेंट लें, तो ये सब चीजें अच्छी हैं। और उसके बाद बोला है कि जो लिविंग पर्सनालिटी है कम से कम उसका तो नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद आके गया, नेचुरल वे में तो ज्यादा अच्छा होता है। फिर उन्होंने बोला है कि यस, जो नेचुरल वॉइस है उसको तो आर्टिफिशियल वॉइस से नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। Next important news is with respect to the protest that is going in the Ladakh. तो what is behind the Ladakh unrest? क्यों चल रहा है ये अनरेस्ट? अभी से चल रहा है 370 को जब वो करा, रिपील किया, और 35A को रिपील किया। तो इनका कहना है कि 370 और 35A था, मैं स्पेशल स्टेटस देता था, हमारे वहाँ कोई आके हमारे रिसोर्स को कैप्चर नहीं कर सकता था, कोई जॉब नहीं छीन सकता था। अब ये हटा देने से ये सब हमारे हाथ से चला गया। दूसरी बात कि अब हमारे पास तो लेजिस्लेचर भी नहीं है, हमारे मेंबर भी नहीं है, हम लॉ भी नहीं बना सकते। और दूसरी चीज है कि जो हमें गवर्न कर रहा है वो गवर्नर, वो बाहर से आके आदमी कर रहा है, मतलब हमारा गवर्नेंस एकदम चौपट हो गया। यहाँ इन्होंने बोला कि जो गवर्नर है उसको तो आता है, समझता है, तब तक उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो बिना समझ का ही वो रूल हमारा चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो 90% ऑफ जो एलोकेट हुआ 6,000 करोड़, वो तो ऐसा आदमी कर रहा है जो नॉन इलेक्टेड पर्सन है, क्योंकि जो गवर्नर है दैट इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है फुल स्टेटहुड का डिमांड हो रहा है कि फुल स्टेटहुड कर दीजिए ताकि हमारे अंदर जो लेजिस्लेशन पावर आ सके। फिर उन्होंने कहा कि हमें जो शेड्यूल 6 कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें
चार स्टेट्स हैं, जैसे कि असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है एंड मेघालय है। ठीक है, ये चार स्टेट्स हैं। इनको स्पेशल है कि जैसे उनका लॉ वो बनाने का जो ट्राइबल एरिया में है उन्हीं के पास है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ होता है डायरेक्टली ट्राइबल एरिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि उस अगर होगा भी तो मॉडिफिकेशन के साथ होगा, गवर्नर उस पर कंसेंट देगा, ये होगा। और इनका कहना है कि ऑलरेडी जो लद्दाख का है 80% पॉपुलेशन ट्राइबल है, तो प्लीज़ हमको ये दीजिए। और जैसे हम लोग और भी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, लोकल रिसोर्स का जो है वो मिसयूज है, इंक्रोचमेंट के चांसेज है अगर आपने ओपन कर दिया, तो ये सबको इन्होंने बोला है। फिर उन्होंने बोला है कि जो इसमें यूटीज जो लद्दाख है उसमें कारगिल का भी है, और कारगिल का तो अलग है कि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी जो कारगिल है वो कह रहे हैं कि रिमेन द पार्ट ऑफ द अर्थ वाइल दिस जम्मू एंड कश्मीर नॉट वांट टू ज्वाइन दिस बुद्धिस्ट मेजोरिटी ले। तो इनका है, लेकिन अभी तो ये जो डिमांड है कि स्पेशल स्टेटस ये मिलके ही कर रहा है, लेकिन इनका अलग से भी है, एक इनका ये भी था। तो दिस इज ऑल अबाउट, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी कम हुआ है। पहले दो थे, चार भेजा करते थे लेजिस्लेचर, तो उसको लेके बोल रहे हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है अभी तो उसको दो कर दीजिए, कम से कम एक लेह का हो जो पार्लियामेंट में जाए, एक एक कारगिल वाले सेक्शन से जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट, आई होप दिस इज क्लियर कि क्या लद्दाख में। लद्दाख में ये है कि उनको डर लग रहा है कि अभी यूटीज कर दिया, सिर्फ गवर्नर रूल कर रहा है, तो स्पेशल स्टेटस दिया जाए ताकि उनके बाहर ही आके ना इनक्रोच कर पाए। और उनका स्पेशल स्टेटस जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देके रखा है उस तरीके का हो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इतना तक प्रोटेक्शन है कि किसी को बाहर से जाना है तो एक इनर लाइन परमिट होता है, बना के जाना पड़ता है, और स्पेशल कुछ दिनों के लिए परमिट दिया जाता है, उसके बाद आपको दोबारा परमिट रिन्यू कराना होता है। तो प्लीज यू शुड नो ऑल दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है कोसोवो को लेके है। कोसोवो को शेंजेन जेन में इंट्रोड्यूस किया गया है, शेंजेन अप्रूवल। तो शेंजेन क्या है, पहले तो ये जाने शेंजेन क्या है। शेंजेन एक एग्रीमेंट है जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के बीच में है, और जो इस एग्रीमेंट में आता है वो पूरे यूरोपियन जो यूनियन है उसको फ्री वीजा, फ्री पासपोर्ट मूवमेंट का अलाउ करते हैं। तो इसका तो पॉजिटिव ये है कि चीजें आसान हो जाती हैं, कि मुझे बार बार वीजा की अप्लाई नहीं करनी पड़ती है, मेरा आराम से वी कैन ट्रेवल, टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत एक है कि माइग्रेशन आने लगते हैं काफी, और माइग्रेशन का इशू आ जाएगा तो फिर लोकल और जो आउटसाइडर का होता है रेजिस्टेंस, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस क्लास से स्टार्ट होने लगता है। तो इसको लेके बहुत से नेशन इसमें नहीं तैयार होते हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है कि जो 27 नेशन ऑफ ईयू है सब इसके पार्ट नहीं है, उसमें से सिर्फ 23 है, और 23 आउट ऑफ 27 है। तो चार नहीं है। चार कौन कौन नहीं है? साइप्रस नहीं है, रोमानिया नहीं है, बल्गारिया नहीं है, आयरलैंड नहीं है। तो याद रखिएगा। लेकिन चार आउटसाइडर हैं, तो इसके मतलब ये है कि इसमें जो ईयू के मेंबर नहीं है उनको भी दे सकते हैं। तो ईयू के मेंबर आइसलैंड नहीं है, लिechtenstein नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, नॉर्वे नहीं है। ठीक है, तो ये चारों इसके पार्ट नहीं है। कोसोवो के पहले किसको किसको दे चुके हैं ऑलरेडी? इन्होंने क्रोएशिया को दे चुका है, रोमानिया एंड बल्गारिया को दिया है 2007 से ही। तो ये जो बाल्कन्स कंट्री है, बाल्कन्स कंट्री की जो यूएसएसआर के पार्ट थे, बाद में इनका डिवीजन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द एथनिसिटी। फिर इन्होंने लिखा है कि ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए, जो यूरोपियन यूनियन है, कि जो डुबलिन रेगुलेशन है टू प्रोटेक्ट द एसाइलम सीकर्स और जो इंटीग्रिटी ऑफ शेंजन है इसको मेंटेन में काफ़ी इनको मेहनत करना पड़ता है। तो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज द शेंजन। Kosovo is the introduced into this. Why the Kosovo took that much time? Because the Kosovo अभी ही वो सेपरेट हुआ है, नया नेशन बना है सर्बिया से। यूनाइटेड नेशन ने अभी भी इसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया है, दिक्कत ये भी है। और चाइना और रसिया इसका काफी विरोध करते हैं यहाँ पे कि Kosovo has not been accorded the legal statehood by the UN and it has not been recognized by the Russia and the China। तो उसको लेके थोड़ा सा डिले हुआ था, अप्लाई बहुत पहले ही कर दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टूडेज न्यूज। यहाँ पे हम अपना जो सेशन है वो समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।